नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं वृषभ लग्न की कुंडली में भूमि संपत्ति का योग कैसे जाने कि वृषभ लग्न की कुंडली के जातक के जीवन में भूमि, मकान या जमीन जायदाद का सुख है तो वह कितना सुख है और वह सुख उस व्यक्ति के जीवन में कब आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सुख प्रकरण के अंतर्गत आज वृषभ लग्न की कुंडली में भू संपत्ति का योग। वृषभ लग्न की कुंडली में आज हम ये जानेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में कब जमीन जायदाद, मकान आदि का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा भी अथवा नहीं होगा। कब वह अपनी संपत्ति को नष्ट करेगा और कब वह अपने जीवन में संपत्ति को प्राप्त करेगा। तो हम यहाँ पर भू संपत्ति की चर्चा कर रहे हैं। भू संपत्ति के जो कारक ग्रह माने जाते हैं वह माने जाते हैं मंगल। तो मंगल की स्थिति अगर कुंडली के अंतर्गत शुभ है तो वह बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी ये जान लीजिए कि अगर आपके वृषभ लग्न की कुंडली है उसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जो पहला जो ये खाना है इसमें अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। और वृषभ लग्न की कुंडली में हम जमीन जायदाद अर्थात भू संपत्ति का विश्लेषण अगर करेंगे तो वहां पर किस प्रकार से करेंगे आज की इस वीडियो में आप ये समझ पाओगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो वृषभ लग्न की कुंडली है उसमें लग्नेश होते हैं शुक्र और दूसरे भाव के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। वहीं तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पर चंद्रमा होते हैं, चौथे भाव के स्वामी यहाँ पर सूर्य होते हैं, पंचम भाव के स्वामी बुध होते हैं, षष्ठम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी मंगल होते हैं। वहीं अष्टम भाव के स्वामी गुरु और नवम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी यहाँ पर शनि होते हैं। तो शनि यहाँ पर भी मेष लग्न की तरह ही योग कारक रहते हैं। वहीं एकादश भाव के स्वामी होते हैं गुरु और जो द्वादश भाव है अर्थात व्यय भाव है उसके स्वामी होते हैं मंगल। तो ये पूरा जो विवरण है ये वृषभ लग्न की कुंडली में इस प्रकार से रहता है। आगे कभी हम षष्ठेश चतुर्थेश इस प्रकार से बोलें तो आप वहां से देख सकते हैं कि हम मंगल की बात कर रहे हैं या सूर्य की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इस कुंडली के आधार पर जो सूर्य है, जो कुंडली में चतुर्थाधिपति कौन हो गए, इस भाव के स्वामी हो जाते हैं सूर्य। तो जो सूर्य हैं वह यदि उच्च के हैं या तो सूर्य यहाँ पर विराजित हो जाए, आप देखिए वृषभ लग्न की कुंडली को देख लीजिए, या तो सूर्य यहाँ पर विराजित हो जाए तो बहुत अच्छे रहेंगे, और या यह सूर्य अपने मित्र के घर में विराजित हो जाए तो भी अच्छे रहेंगे, त्रिकोण में बैठ जाएं तब भी अच्छे रहेंगे। सूर्य यहाँ पर बैठ जाए, अपने मूल त्रिकोण में चले जाएं तो वहां सब स्थिति अच्छी है। तो सूर्य अगर इस प्रकार से कहीं बैठे हुए हैं, कोई शुभ ग्रह के घर में बैठे हुए हैं जैसे बुध के घर में बैठे हुए हो या गुरु के घर में विराजित हो जाएं, तो जैसे सूर्य गुरु के घर में विराजित हो जाएं, जैसे सूर्य यहाँ पर विराजित हो जाए, ये सभी स्थितियां सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है वृषभ लग्न की कुंडली में। और इस स्थिति में वह सूर्य उस व्यक्ति को जो भी वृषभ लग्न के हैं उनको जमीन जायदाद आदि का सुख प्रदान करने वाली यह स्थिति बनती है। तो वह उस व्यक्ति के जीवन में जमीन जायदाद, मकान आदि का जो सुख है उस व्यक्ति को अच्छे से प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर हम एक विशेष बात देखेंगे कि जो चतुर्थ भाव है यह राशि कौन सी है, स्थिर राशि है। तो चतुर्थ भाव की राशि स्थिर है। अब हमको देखना होगा कि सूर्य अगर स्थिर राशि में ही विराजित हो जाएं, जैसे कि सूर्य अगर यहीं पर विराजित हो जाएं और या फिर सूर्य यहाँ पर विराजित हो जाएं, तो ये दोनों स्थिर राशि हैं। स्थिर राशि में अगर सूर्य विराजित हो जाएं तो उस स्थिति को हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति के जो मकान जमीन जायदाद होगी वो
उसके जहां उसका जन्म हुआ उसके आसपास में ही होगी, एक जगह पर होगी, कई स्थानों पर नहीं होगी। ये हमको समझना होगा, क्योंकि यह स्थिर राशि में सूर्य अगर विराजित होते हैं तो यहां पर यह स्थिति बनती है। अब यदि द्विस्वभाव राशि में विराजित हो जाए तो वहां पर वह द्विस्वभाव राशि का अर्थ हो गया कि यदि यह 5वें घर में चले जाएं, यहां पर सूर्य बैठ जाएं, या फिर ये यहां पर विराजित हो जाएं, या सूर्य यहां पर विराजित हो जाएं, तो ये जो स्थितियां हैं यहां विराजित हो जाएं, ये जो स्थितियां हैं यह उस व्यक्ति के जो मकान आदि हैं वह उस के 2 स्थानों पर कम से कम उसको इस तरह की स्थिति मिलेगी। एक अपना शहर, एक दूसरा शहर हो सकता है, तो यह स्थिति उनकी रहती है। वहीं आगे हम देखें कि यदि जो सूर्य हैं, ये सूर्य कहाँ पर विराजित हो जाएं, ये 10वें भाव में चले जाएं, सूर्य यहाँ पर विराजित हो जाएं 10वें भाव में, और जो शनि है वह जो चतुर्थ भाव है वहां पर चले जाते हैं। और साथ ही साथ हमको क्या देखना होगा कि इस कुंडली में जो भूमि के कारक ग्रह मंगल हैं वह षडबल में, आप देखिए षडबल में बलवान हो, और कुंडली में आप देखिए कि एक अच्छी स्थिति में वह बैठे हुए हों। जैसे चलिए मानकर चलिए कि मंगल यहाँ पर हैं, अष्ट अपने भाव के स्वामी हैं यहाँ पर मंगल, और मंगल यहाँ पर विराजित हो गए, तो मंगल यहाँ पर विराजित हो गए तो यहाँ पर मंगल कैसे हो जाते हैं, जो मकर राशि है मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं, शुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगी वृषभ लग्न की कुंडली वालों के लिए, तो वहां पर उस व्यक्ति को बहुत अधिक उसके पास में धन संपत्ति, अर्थात बहुत ज्यादा उसके पास में भूमि जो होगी, खेत उसके पास में खूब अच्छे खासे खेत खलिहान उसके पास में होंगे, अगर खेत नहीं है तो प्लॉट उसके पास में होंगे। कुल मिलाकर जो भूमि है, भूमि का सुख उस व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होगा। जब सूर्य वृषभ लग्न की कुंडली में 10वें भाव में हो, और वहीं पर वृषभ लग्न की कुंडली में जो शनि है वह चतुर्थ भाव में हो, मंगल षडबल में उच्च हो, बलवान हो, साथ ही साथ कुंडली में उच्च के होते हों, त्रिकोण भाव में बैठे हों, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वहां पर वह व्यक्ति के लिए बहुत ही सुखद है, जमीन जायदाद आदि का उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं कि यदि जो शनि है, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि है, यदि वह यहां पर जो वृषभ लग्न की कुंडली है, कुंडली में शनि है वह और सूर्य, जो यहां पर सूर्य और साथ ही साथ चंद्रमा को और देखना होगा कुंडली में हमको चंद्रमा को, और अगर ये जो स्थिति है इन दोनों की, तो यह कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों से देखे जाते हों, अर्थात जैसे मैंने अभी बताया कि शनि यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर से इनके ऊपर से जितनी शुभ ग्रहों की दृष्टि आएगी उतने ही ज्यादा उस व्यक्ति के पास में उतने ही ज्यादा मकान जमीन जायदाद होगी, उतना ही उसको उनका सुख प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि यदि कब ऐसे जो हमने बताए फल ये कब निष्फल हो जाते हैं, या ये कहिए कि किसी व्यक्ति को जमीन जायदाद मिल गई लेकिन वह बिकने की उसकी स्थिति आ चुकी है, या कहीं ना कहीं वह उनको नष्ट कर रहा है, तो वह किस कारण से कर रहा है। यदि जो इस कुंडली के अंतर्गत जो सूर्य हैं ये है कहाँ चले जाएं, इनकी जो नीच स्थिति है, नीच स्थिति होती है यहाँ पर, अगर वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य 6ठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर ये नीच हो जाते हैं, 6ठे भाव में चले जाते हैं। ऊपर से ये पापकर्त्री में अगर आ जाएं, पापकर्त्री का अर्थ हो गया कि यहाँ पर मानकर चलिए जो भी, जैसे कि यहाँ राहु के साथ बैठ जाएं, या राहु यहाँ बैठे हों, केतु यहाँ पर केतु हों, ऐसी स्थिति बन रही है। ऊपर से यहाँ पर जो कोई पाप ग्रह और बैठा हो, जैसे कि यहाँ पर बैठा हो शनि बैठे हो, तो ऐसी स्थिति बन रही तो ये पाप कर्तरी में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को जो भूमि है उसका नाश हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बिकने की उसकी स्थिति आ जाती है, कहीं ना कहीं नष्ट होने की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर देखना क्या होगा कि मंगल और सूर्य नीच के या कहीं शत्रु क्षेत्री पापकर्त्री आदि में नहीं होने चाहिए।
ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए, अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उनमें से आपके जैसे सूर्य है तो सूर्य के आपको वहां पर उपाय करने चाहिए, ताकि उसमें आपको जो संपत्ति है, जो विवादों में संपत्ति चली गई है, तो देखिए जब सूर्य छठे में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में उस व्यक्ति को फंसा देते हैं, संपत्ति उसकी कोर्ट कचहरी की तरफ चली जाती है, तो स्थिति कहीं ना कहीं ये खराब हो जाती है। और इस स्थिति में उस व्यक्ति के पास में जैसे कि कोई संपत्ति ली, उसको ऋण से संपत्ति दिलाने का प्रयास होगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सूर्य से संबंधित मंत्र जाप आदि करने चाहिए, जिससे कि वहां सूर्य की जो स्थिति है वह सही हो सके और उसको जीवन में जो सुख है वह सुख प्राप्त हो सके। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि जो सूर्य हैं, यदि वह नीच हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, पाप ग्रह के साथ हो जाए, या फिर वह सूर्य यहाँ पर जो नीच होने के साथ में अगर हम देखें कि ये जो सूर्य हैं अगर ये यहाँ पर भी बैठ जाए धन भाव में, तो कहीं ना कहीं है तो ये मित्र के घर में दूसरे भाव में, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस जहां पर भी इस भाव में बैठेंगे उस भाव को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति को यहाँ पर ये क्षति भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन कब? जब इनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, इनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, राहु आदि इनके साथ में हो, तब यह स्थिति बनती है। वहीं आगे हम देखें कि जो सूर्य हैं अगर ये खुद के ही भाव में विराजित हों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर सूर्य यहां पर विराजित हो जाए, कौन सा भाव है ये? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में अगर ये विराजित हो जाए, ऊपर से इनके ऊपर गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, इनके ऊपर गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, यह स्थिति हो, या इनके साथ कोई शुभ ग्रह बैठे, लेकिन ध्यान रखिए इनके साथ शुभ ग्रह बैठे लेकिन वह कैसा नहीं होना चाहिए? वह अस्त नहीं होना चाहिए। जैसे बुध बैठ गए तो ये अस्त नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत प्रकार से उस व्यक्ति को अगर ऐसी स्थिति वृषभ लग्न की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बन रही है तो वहां उसको बहुत प्रकार से भूमि का, मकान का, प्लॉट का सुख प्राप्त होता है। तो बहुत प्रकार से सुख प्राप्त होता है, विशेष सुख इसको कहा जाता है, क्योंकि ये विशेष सुख उस व्यक्ति के जीवन में आता है। अब देखिए, यदि हम आगे बात करें कि जो सूर्य हैं, जो इस कुंडली में सूर्य हैं और देखिए शनि हैं, अगर सूर्य और शनि दोनों, अगर सूर्य और शनि, लेकिन ध्यान रखना आपको क्या होगा कि इनके बीच में दूरी होनी चाहिए, इनके अंशों में दूरी होनी चाहिए, इन दोनों के अंशों में कम से कम 15 डिग्री से अधिक की इनके बीच में जितनी दूरी होगी तो बहुत अच्छी स्थिति है। यह आपको ध्यान रखना होगा विशेष रूप से, ऐसी दूरी हो और ये साथ में विराजित हों। ऊपर से इनको जो देखते हो वह शुभ ग्रह देखते हो, मानकर चलिए यहां पर गुरु बैठे हों, बुध बैठे हों, तो बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, अगर वह देखते हैं इनको, उच्च का ग्रह देखता है, ऊपर से गुरु देखते हैं तो इनके अंदर शुभता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बनती है, पाप ग्रह इनको न देखें, ये आपको ध्यान में रखना है कि पाप ग्रह जैसे राहु हो गए, मंगल हो गए, ये पाप ग्रह इनको न देखें, तो यहाँ पर यह स्थिति बहुत अच्छी होती है, ये इनको बहुत प्रकार से धन संपत्ति आदि का सुख प्रदान करने वाली स्थिति बन जाती है। आगे देखते हैं, अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर सूर्य केंद्र भाव में बैठे हों, सूर्य केंद्र भाव में बैठे हों, तो सूर्य केंद्र भाव में, चलिए यहीं पर सूर्य बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, सूर्य केंद्र भाव में बैठे हों और केंद्र भाव में सूर्य के साथ कौन हो? गुरु बैठे हों, सूर्य के साथ में कौन हो? गुरु हो, तो इन योगों में उस व्यक्ति को बहुत प्रकार से जो संपत्ति है वह संपत्ति प्राप्त होती है, तो जमीन जायदाद उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि जो सूर्य है यह है, अगर सूर्य स्वयं, हम सूर्य की बात करेंगे, अगर सूर्य यहां पर बैठे हों कुंडली में या सूर्य यहां पर बैठे हों, तो यह भी बड़ी अच्छी स्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति बताती है कि वृषभ लग्न की कुंडली में अगर सूर्य इन दोनों भावों में से किसी एक में बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से जमीन जायदाद का सुख अवश्य देंगे, उसको सुख अवश्य देंगे, ये आप ध्यान रखिए, सुख अवश्य देंगे। एक विशेष सूत्र कि जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति
बहुत अधिक खान आदि का मालिक होता है, तो खानों का माइंस जो होती हैं उनका मालिक होता है। कब स्थिति बनती है ये, तो आप ध्यान से देखिए कि यदि लग्नेश, लग्नेश मैं यहां नोट करता चलूंगा, लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थेश और षष्ठेश और सप्तमेश और नवमेश और द्वादश। अब देखिए 3 ये केंद्र के और चारों ये तीसरा, छठा, नवा और 12वां भाव, इनके अधिपति, इनके स्वामी। अब देखिए, आप देखिए कि यहां पर कौन कौन हो गए, मंगल हो गए और मंगल हो गए, और अगर हम शुरू से चलें तो शुक्र, फिर उसके बाद में चंद्रमा, फिर उसके बाद में हम देखें तो शुक्र, ये शुक्र ही है। फिर इसके बाद में मंगल, मंगल देखिए कहाँ पर है, सप्तम भाव, सप्तमी इसकी बात हुई है तो मंगल, और चतुर्थेश की बात हुई है तो अर्थात सूर्य, और यहाँ पर जो शनि है, दसमेश हो जाते हैं, नवमेश हो जाते हैं शनि, दसमेश भी शनि है वैसे, और यहाँ पर मंगल, तो जो व्यय से मंगल। अगर ये शुक्र चंद्रमा, देखिए ध्यान से देखिए, शुक्र चंद्रमा सूर्य और मंगल और शनि, ये यदि किसके साथ, बुध के साथ पंचम भाव में विराजित हो, या किसी भी भाव में, लेकिन बुध साथ में होने चाहिए, ये ध्यान रखना है वृषभ लग्न वालों को। किसी भी भाव में ये सभी जहां मैंने टिक किए हैं ये इनके साथ में, या ऐसे कह सकते हैं हम बुध को भी यहां पर रख लेते हैं, ये सब एक साथ हो, ये सब एक साथ हो, किसी भी भाव में ये एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी खान आदि का मालिक होता है, बहुत जमीन जायदाद उसके पास में होती है, धन संपदा की कहीं कोई कमी नहीं रहती, सुखों में उसका जीवन रहता है, जमीन जायदाद के मामले में श्रेष्ठ योग उसकी कुंडली में यह बनता है। नोट कर लीजिए, विशेष योग है ये, जो आप वृषभ लग्न की कुंडली में अगर ये बनता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास में बहुत अधिक जमीन जायदाद आदि रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सूत्र और हम देखने वाले हैं। ये सब फलित होने वाले सूत्र हैं जो आपके जीवन में सुख देने वाले होंगे। अब हमको देखना है कि यदि जो इस कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं शुक्र, वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं शुक्र, अगर ये कहां चले जाएं, शुक्र यहां पर बैठ जाएं, शुक्र यहां बैठ जाएं, और यहां पर जो बुध हैं वह जो द्वितीय से बुध, वो यहां पर जाकर बैठ जाएं एकादश भाव में, और जो गुरु हैं यहां पर जो एकादश हो जाते हैं वो गुरु हो जाते हैं, वह यदि लग्न में स्थित हो जाएं, तो गुरु अगर यहां पर चले जाएं, यह स्थिति आप नोट कर लीजिए, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब भी यह स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति को, जिसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, तो उसको गड़ा धन मिलने के योग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको संपत्ति में गड़ा धन उसको प्राप्त होता है। देखिए इसमें आपको ग्रहों की स्थिति का भी विचार करना होता है, तो ये एक विशेष सूत्र है, तो उसके आधार पर अब मैं देखिए गड़े धन से मुझे यहाँ पर हुआ कि जो जैसे देखा होगा कि कभी भवन आदि का आवंटन होता है तो वो लकी ड्रॉ के माध्यम से होता है, तो किस किस के लिए ये लकी ड्रॉ करना बहुत ही श्रेष्ठ कर रहता है, अर्थात किस किस के जीवन में जमीन जायदाद आदि का जो सुख है वह अचानक से होता है। तो देखिए यदि किसी की कुंडली में, जो वृषभ लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं तो हम वृषभ लग्न की कुंडली को ही कहेंगे, कि अगर यहाँ पर जो गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं वह कहाँ पर आकर बैठ जाएं, वह चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं, और जो सूर्य हैं वह कहाँ पर चले जाएं, वह चले जाएं एकादश भाव में। तो यह स्थिति क्या बताएगी कि उस व्यक्ति को लकी ड्रॉ आदि में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, जो भी आवंटन आदि के होते हैं वहां उसको लाभ की स्थिति बनती है। नोट कर लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली में यह स्थिति अगर दिखे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि उस व्यक्ति को अचानक से जमीन जायदाद आदि का सुख प्राप्त होगा। एक स्थिति और मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यदि सूर्य और शनि ये कहां पर हो, ये यहां पर हो, मैंने पहले भी बताया था सूर्य और शनि, और इनके बीच में दूरी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए,
साथ ही साथ जो बुध हैं, बुध कहाँ पर हो? बुध होने चाहिए दसम भाव में। तो बुध कहाँ पर होंगे? यहाँ पर बुध होंगे दसम भाव में। बुध दसम भाव में हो तो भी यह स्थिति, अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, यह स्थिति जो है यह बताने वाली है कि उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं अचानक से जमीन आदि का सुख प्राप्त होगा, अर्थात बिना किसी पराक्रम के उसको यह जीवन में सुख प्राप्त होगा। तो वृषभ लग्न की कुंडली में भू संपत्ति, जमीन जायदाद आदि के योग का हमने यहाँ पर विश्लेषण किया। यदि यहाँ पर चतुर्थेश अर्थात सूर्य कहीं नीच स्थिति में है या यहाँ पर शनि कहीं खराब स्थिति में आते हैं तो उससे संबंधित आपको 6, 8, 12 में चले जाते हैं, यानी नीच स्थिति हो जाती है, शत्रु क्षेत्र हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उनके आपको मंत्र जाप आदि करके उनकी शांति करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो भी धन संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद से संबंधित जो कहीं भी कोई परेशानियां हैं, वह परेशानियां चाहे वह कोर्ट केस हो या कोई भी स्थिति हो जिससे जमीन जायदाद आपकी फंसी हुई है, उन सब से निकलने के लिए आपको उनसे संबंधित जाप अवश्य करने चाहिए। इससे वह स्थिति बदल जाती है। जैसे कि छठे घर में या 8वें घर में ऐसी स्थिति बनती है, 12वें घर में ऐसी स्थिति बनती है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपको उनका जो शांति है, शांति अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जो विषय है अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली की। मिथुन लग्न की कुंडली में भू संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद के योग का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।